Hello everyone, this is Rakesh Dubey. Welcome you in my RD Chemistry channel. Today's lecture 11th class. आज हम लेने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज SI यूनिट्स. तो सारे जानते हैं कि किसी चीज की मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट्स की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है. जैसे कि अगर हम कभी मार्केट में विजिट करें और दुकानदार से कहें कि हमें चीनी खरीदनी है, तो दुकानदार हमें जरूर पूछेगा कि कितने किलोग्राम आपको चीनी लेनी है, कितना मास, कितना अमाउंट, उसका हमें एक यूनिट उसके साथ बोलना पड़ेगा. इसी तरह से अगर हमें कोई इलेक्ट्रिकल वायर खरीदनी है तो वो जरूर पूछेंगे कि आपको कितनी लंबी, कितने मीटर की इलेक्ट्रिकल वायर चाहिए. तो यहाँ पे मीटर मतलब लेंथ का यूनिट होगा, किलोग्राम मतलब मास का यूनिट होगा. ऐसे ही हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए उसका जो यूनिट है बोलना पड़ेगा, तभी उसका कुछ मीनिंग बनता है. तो एज यू ऑल नो कि देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स, वो हम 7 बेसिक यूनिट्स 1 बाय 1 करके लेने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कौन से वो 7 बेसिक यूनिट्स हैं. तो फर्स्ट मेरे पास है लेंथ, जिसके लिए सिंबल हम लिखेंगे L, और यूनिट रहेगा मीटर, और मीटर का सिंबल लिखेंगे M. दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड वी हैव मास, सिंबल लिखने वाले हैं स्मॉल m, और यूनिट होगा किलोग्राम, दैट इज kg, किलोग्राम. थर्ड वी हैव टाइम, सिंबल रहेगा स्मॉल t, यूनिट रहेगा सेकेंड्स, और s. फोर्थ वी हैव, ये तो बड़े सिंपल है, छोटी क्लास में सारे पढ़े होंगे. फोर्थ हमारे पास बनेगा दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, जिसके लिए सिंबल रहेगा I, और यूनिट रहेगा एम्पियर. तो इलेक्ट्रिकल करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, दैट इज A, एम्पियर. नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, that is N, which is very important as per the chemistry part is concerned. Its SI unit is mole, MOLE, or symbol is mole, MOL. So see the main difference between the two words MOLE, this is the unit part, SI unit, और इसमें सिंबल है वो होगा MOL, इसमें E हमारे पास नहीं आने वाला है. नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसके लिए हम सिंबल लिखने वाले हैं T, कैपिटल T. टाइम के लिए स्मॉल t, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए कैपिटल T. यूनिट विल बी केल्विन, सारे जानते हैं, और सिंबल विल बी K. एंड द लास्ट वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज IV. यूनिट विल बी कैंडेला, CANDELA, कैंडेला CD. So these are the 7 basic units. सारे अच्छी तरह से देखें. करंट को हम एम्पीयर में लिखते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. मोल, MOLE, ऐसा यूनिट है. MOL उसका सिंबल है, टेम्परेचर का केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है. ये सारे यूनिट अच्छी तरह से याद करें. इसके साथ जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं prefixes used in SI units. So let us take what are those prefixes. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं prefixes used in SI system. तो कुछ prefixes यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखें. मल्टीपल, और यहाँ पे आ गया prefixes. तो 10 की पावर -24 मीन योक्टो, सिंबल आएगा Y, प्रीफिक्स योक्टो, सिंबल Y. 10 की पावर -21, प्रीफिक्स जेक्टो, सिंबल Z. 10 की पावर -18, प्रीफिक्स ऑटो, सिंबल A. 10 की पावर -15, प्रीफिक्स फेम्टो, सिंबल F. 10 की पावर -12, पिको, सिंबल P. 10 की पावर -9, नैनो, सिंबल N. 10 की पावर -6, माइक्रो, सिंबल M, that is mu, symbol is mu.
10 की पावर -3 सिंबल मिली, मिली मीन्स m, 10 की पावर -1 डेसी, डेसी सिंबल d, स्मॉल d। तो ये आपके पास है। इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके यही 3-4 ही रहते हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लें। इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 10 की पावर -12 पिको पी है, 10 की पावर -9 नैनो है। अगर मैं ऐसे लिखूं 1 नैनोमीटर, तो इसका मतलब नैनो की जगह पे आप लगा सकते हैं, दिस इज नैनो, नैनो की जगह पे लगा सकते हैं 9, तो 10 की पावर -9। नैनो इज ए वेरी स्मॉल यूनिट, दैट्स व्हाई हियर इट इज द टर्म माइनस टर्म वी आर यूजिंग हियर। तो नैनो के साथ लगाएंगे -9, तो मीटर तो रहेगा अपनी जगह पे। तो 1 नैनोमीटर नैनो की जगह पे -9, 10 की पावर -9, मीटर अपनी प्लेस पे है। ऐसे ही अगर हम 1 पिकोमीटर लिखते हैं तो पिको मीन 10 की पावर -12 मीटर। माइक्रो लिखते हैं तो 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर, मतलब 10 की पावर 1 माइक्रोमीटर मीन्स 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10 की पावर -6 मीटर, एंड सो ऑन। ऐसे ही मिली और डेसी, ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये आप अच्छी तरह से इनको ग्रिप में ले लें। ऊपर वाले कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। आगे चलते हैं, दूसरी साइड थोड़ी सी अपोजिट है। इनके अपोजिट मतलब देखो, यहाँ पे माइनस साइंस आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस साइंस है। ये बड़े यूनिट्स है। तो 10 की पावर 1 डेका, डेका का सिंबल होगा DA। 10 की पावर 2 हेक्टो, सिंबल H। 10 की पावर 3 किलो, सिंबल K। 10 की पावर 3 1000, 1000 को हम 1 किलो बोलते हैं। 10 की पावर 6 मेगा, सिंबल M। 10 की पावर 9 गीगा, सिंबल G। 10 की पावर 12 टेट्रा, सिंबल T। 10 की पावर 15 पेटा, सिंबल P। 10 की पावर 18 एक्सा, सिंबल A। 10 की पावर 21 जीटा, Z। 10 की पावर 24 योटा, सिंबल Y। इसमें थोड़े से हमारे जो इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 इंपॉर्टेंट हमें पेपर में जो मिलते रहते हैं बार बार, वो यही है। फिर भी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। गीगा की थोड़ी जानकारी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बड़ी बार पूछते हैं गीगा कितना होता है, तो 10 की पावर 9। गीगा इज ए बिगर टर्म, बहुत बड़ी टर्म, 10 की पावर 9 है। ये हमारे पास है कुछ बेसिक, हमारे पास प्रीफिक्सेस यूज्ड, जो ऐसे ही सिस्टम में होंगे। आपने ये थोड़े जो मैंने सर्कल किए हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको परमानेंटली अपने माइंड में सेट कर लेना है। और आगे हम थोड़ा सा और देख ले जो इनके साथ जुड़ी हुई चीज है। जैसे अगर हम लिखे 1 लीटर, तो 1 लीटर एवरीवन नोज 1000 ml के बराबर होता है, लीटर। और अगर हम लिख ले 1 ml, तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी है। तो ml मतलब वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी वॉल्यूम। 1 ml मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 kg, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम, इसके बराबर है। अब यहाँ पे अगर देखें 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये हमारे पास छोटे छोटे यूनिट्स है, याद कर लें। देख लो 1 डेसीमीटर क्यूब की बात करें तो इज इक्वल टू 1 लीटर भी है। 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml, सॉरी 1000 ml। हम ऐसे भी कह सकते हैं 1000 ml। और ml कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। उसके आगे हम देखो, हमें ये भी पता है कि जो टेम्परेचर है उसको जो मेजर करने की 3 स्केल्स होती हैं। एक केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट है। उनके अंदर भी रिलेशन आप देख सकते हैं। तो केल्विन, के फॉर केल्विन इज इक्वल टू, ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और आपने उसको केल्विन में चेंज करना है, तो आपको 273.15 ऐड करना है। और उल्टा अगर केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो उसमें से ये माइनस कर देना है। इसी तरह से हमारे पास रहता है डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज अनदर स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ यूनिट्स। आपको 1 by 1 करके ले लेने हैं। हम हर क्वेश्चन में उनको बार बार यूज करते रहते हैं। अब जैसे हमारे पास देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा इसी के ऊपर, रिलेशन के ऊपर दे दूं। अगर हमें टेम्परेचर दिया है 32 डिग्री सेल्सियस और हमने इसको केल्विन में चेंज करना है, तो हम कर सकते हैं, वी नो दैट टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये केल्विन में जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, जो आंसर हमारा बनेगा दैट विल बी केल्विन। सो
इन फॉर्मूलेस को यूज करके जो हमने पहले लिखे थे, आप किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, और उसके साथ जुड़ी हुई चीज। अभी हम उसके आगे वाला क्वेश्चन लेने वाले हैं, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हम मेजरमेंट इन केमिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लेंगे मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीजों को मेजरमेंट करने की जरूरत है। अब आपको मैं एक एग्जांपल पहले दूंगा, उसके आगे हम चलते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर एक टेबल की लेंथ को मापना है, मेजरमेंट करना है, पता करना कि टेबल की कितनी लंबाई है, उसकी जो एक्चुअल लंबाई है जो किसी एक्सपर्ट ने मापी है वो है, मान लेते हैं वो है आपकी 5 मीटर, 5 मीटर लंबा टेबल है। अब उसकी लंबाई अब अगर आपने मापनी है तो उसके लिए यू रिक्वायर 1 पर्सन जिसने वो लंबाई मापनी है। एक तो एक्सपर्ट ने मापी, वो लगे है, एक अब आप किसी और से उसको मेजरमेंट करवाना चाहते हैं, तो एक चाहिए आपको पर्सन जिसने वो उसकी लंबाई को मापना है, और दूसरा चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंट दैट इज इंच टेप, जिसकी हेल्प से वो उसकी लंबाई को मेजरमेंट करेगा। मान लीजिए लंबाई मापी गई और आंसर आया 4.8 मीटर। अब ये तो एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर था 5 मीटर, एक्सपर्ट ने निकाल के दिया था पहले से ही। अब जो हमारे पास 4.8 मीटर आया, 0.2 मीटर कम आंसर आया, उसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब उसके कम आंसर आने के क्या कारण हो सकते हैं? आंसर बड़ा भी आ सकता है, 5.6 भी हो सकता है, 5.4 भी हो सकता है सही आ जाए आंसर, ये भी है। आंसर गलत आने के 2 कारण हो सकते हैं, बड़े 2 कारण माने जाते हैं। एक कि जो पर्सन आपका जो लंबाई को मेजरमेंट कर रहा है उसको थोड़ी इतनी नॉलेज नहीं है, उसकी एनालिटिक पावर कम है। और दूसरा कि जो इंच टेप उसने लिया है यूज, जो इंच टेप वो कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, वो गलत इंच टेप है, उसकी जो स्केलिंग है वो अच्छी नहीं है, तब भी आपका आंसर गलत आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं, गलत आंसर आने को ही हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। तो टॉपिक का नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। इसके अंदर हम 2 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। दोनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, सीख लेते हैं इनको, दोनों टर्म्स को। अब सीखते हैं कि एक्यूरेसी क्या चीज है। एक्यूरेसी का मतलब है इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट measurements, if the average value of different measurements is close to the correct value, the measurement is said to be accurate। बड़ी आसान सी चीज है। आपके पास एक पर्सन है, उसने रीडिंग्स ली हैं किसी, सपोज कर लो अगर रूम की लंबाई को ही मेजरमेंट किया है तो उसने 3-4 रीडिंग लेके दिया, मान लो 3-4 रीडिंग्स है उसकी, राइट। तो उन 3-4 रीडिंग्स की हमने क्या करना है, उनका एवरेज लेना, और एवरेज अगर जो करेक्ट वैल्यू निकाली थी, जो करेक्ट वैल्यू पहले निकली हुई एक्सपर्ट के द्वारा, अगर उनकी जो एवरेज का जो आंसर आएगा वो करेक्ट के पास है, अगर करेक्ट वैल्यू के पास है तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी में क्या करना है, डिफरेंट मेजरमेंट्स को लेना है, उनकी एवरेज करनी है, ए फॉर एवरेज और ए फॉर एक्यूरेसी। हम एक्यूरेसी में देखेंगे एवरेज ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट्स, और उनकी एवरेज अगर किसके पास हुई, दैट इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन निकालेगा, कोई एक्सपर्ट निकालेगा। अगर उसके पास हुई तो जो मेजरमेंट है, चाहे जो पर्सन है जिसने ये मेजरमेंट करी है, उसे हम बोलेंगे एक्यूरेट या एक्यूरेसी। हाँ, जो आपकी वहां पे डिफरेंट मेजरमेंट्स है, उन मेजरमेंट, वो जो मेजरमेंट्स है वो पास भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब उनकी क्लोजनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उनकी एवरेज ट्रू वैल्यू के पास, करेक्ट वैल्यू के पास होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि मेजरमेंट इज एक्यूरेट। ये लिखा हुआ है, द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, जो अलग अलग मेजरमेंट उस पर्सन ने करी है, दे मे नॉट बी क्लोज टू ईच अदर, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसे बोलते हैं एक्यूरेसी।
नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं प्रिसीजन। इसमें क्या है, इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। अब इसमें एवरेज नहीं है, इसमें जो डिफरेंट मेजरमेंट्स है उनकी क्लोजनेस को दिखाएगा, वो पास पास होनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं प्रिसीजन। तो बड़ा शॉर्ट सा डिफरेंस है दोनों में। आसान डिफरेंस क्या है, एक्यूरेसी में हम डिफरेंट मेजरमेंट्स की एवरेज को देखेंगे। एवरेज किसके पास होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू के पास, करेक्ट वैल्यू के पास। और प्रिसीजन में हम क्या देखेंगे कि जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं दे मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, और उनकी एवरेज ट्रू वैल्यू के पास हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है। तो फिर इन शॉर्ट एक्यूरेसी ए फॉर एवरेज, जहां पे एवरेज देखेंगे। प्रिसीजन में हम देखेंगे क्लोजनेस। तो आप दो वर्ड याद कर लें, एक्यूरेसी एवरेज से जुड़ी है और प्रिसीजन किससे जुड़ी है, क्लोजनेस से। तो ये दो चीजें हैं। अब इसको और अच्छी तरह से सीखने के लिए हम लेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, इसको हम कर लेते हैं। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल टू फाइंड अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखते हैं एग्जाम्पल। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन की एग्जाम्पल को हम ऐसे सीखते हैं कि मान लो हमारे पास एक रूम है और उस रूम की लेंथ को आपने मापना है, मेजरमेंट करना है, और उस रूम की जो एक्चुअल लेंथ है जो किसी एक्सपर्ट ने निकाली है उसको हम मानते हैं 10.5। ट्रू वैल्यू आ गई 10.5 मीटर। सपोज दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द रूम जो किसी एक्सपर्ट ने निकाली है। हम एग्जाम्पल को सीखने वाले हैं इस तरीके से कि हम 4 पर्सन लेंगे। जैसे बोल सकते हैं विल टेक 4 स्टूडेंट्स। तो 4 पर्सन को हम कहेंगे कि वो इस रूम की लंबाई को मेजरमेंट करके अपनी अपनी रीडिंग्स हमें दे दें। और एक पर्सन ने 5 रीडिंग्स देनी है, अपनी 5 रीडिंग्स 5 बार उसने लेंथ माप के हमें देनी है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी 5 रीडिंग एक ही जैसी आ जाए, वो उसकी चॉइस है। हो सकता है कि उसको थोड़ा कम आए समझ, तो वो एक बार 10.1 दे, 10.2 दे या 10.5, वो उसकी चॉइस है। तो अभी हम जो 4 पर्सन्स की 5 जो रिजल्ट्स हैं या 5 उसकी जो रीडिंग्स हैं वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और उससे हम सीखेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होती है। तो लेट अस हैव एन एग्जांपल। किसी एक रूम की लंबाई मापनी है, तो यहां पे लिख लेते हैं मेजरमेंट्स, और इधर हम लिख लेंगे कौन कितनी मेजरमेंट करवानी, 5, 1, 2, 3, 4 and 5. And now let's take their average value also. उनके एवरेज वैल्यू भी ले लेंगे। 10.5 ये तो ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है। तो सपोज दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी, दिस इज पर्सन सी, दिस इज पर्सन डी। विल टेक 4 पर्सन्स, और यू कैन सिंपली स्पीक 4 स्टूडेंट के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ये रिजल्ट्स हो भी सकते हैं, ऐसे नहीं भी हो सकते हैं। हम ऐसी एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन ढंग से समझ आ जाए। तो ट्रू वैल्यू 10.5 है। मान लो स्टूडेंट ए या पर्सन ए के जो 5 आंसर आए वो हमने लिखे कैसे, देखो इधर हमने ऐसे कर दिया 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9। ये आगे पर्सन ए के आंसर्स जो उसने हमें अपनी इंच टेप की हेल्प से रूम की लेंथ को माप के दे दी है। अगर इनकी एवरेज निकाले तो एवरेज निकालने का एक बड़ा मैथमेटिकल आसान सा फॉर्मूला भी पता है आपको, क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आसान तरीका और देखिए, जहां पे जो वैल्यूज है उनमें जो डिफरेंस है वो एक जैसा है। 10.1 इसमें 2 ऐड करेंगे तो 10.3, इसमें 0.2 ऐड करेंगे 10.5, इसमें 0.2 ऐड करेंगे 10.7। तो डिफरेंस सेम है, तो 5 रीडिंग है, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच वाली डेफिनेटली एवरेज ही आएगी। तो 10.5 इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट ए। अब बी की बात कर लेते हैं, इसके आंसर देख लेते हैं। 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7। इसमें भी जो डिफरेंस है रीडिंग्स में वो भी 0.1 का आ रहा है।
तो फिर 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, दिस इज द एवरेज, सेम 10.5. Right, let us take C. I will take like this 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. What is the average? Same, यहाँ पे भी same average, sorry, average same नहीं है, मतलब difference same है, 0.1, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, 10.2 is the average. और D के आंसर देख लेते हैं, 10.2, 10.4, 10.2 और 4, 10.6, 10.8 और 11.0. सी द एवरेज इज 0.2 का फर्क आ रहा है, तो हमने रीडिंग्स ही ऐसी बनाई है ये, तो 10.6 इज द एवरेज ऑफ these measurements. Now let us see. अब आपको मैंने जो सिखाया था एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में. एक्यूरेसी में हम एवरेज देखते हैं और प्रिसीजन में हम क्लोजनेस देखते हैं. अगर हम बात कर लें इन चारों रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ए का जो रिजल्ट है चेक करें, इनकी जो एवरेज है वो किसके पास है, कितने, इनकी एवरेज का क्या आंसर है 10.5, वो ट्रू वैल्यू के पास है जो कि किसी एक्सपर्ट ने निकाली है. इफ द एवरेज ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू, then the measurement is said to be accurate. तो this is accurate. चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, पहले सी को. इसमें देखिए क्लोजनेस, प्रिसीजन में हम क्लोजनेस देखते हैं, तो 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, और इनका जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू के पास नहीं है. वो कितना है, वो 10.2 है, वो ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, मतलब ये एक्यूरेट नहीं हो सकती. लेकिन प्रिसीजन हो सकती है क्या, देख लेते हैं. तो वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर. क्लोज मतलब अब इसको ए के आंसर्स और सी के आंसर को थोड़ा कंपेयर करें, तो सी के जो आंसर्स हैं उनकी जो वैल्यूज है दे आर मच क्लोजर. तो क्लोजनेस है इनमें 0.1, ऐसे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है. तो दिस इज प्रिसीजन. एक्यूरेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एवरेज जो है वो ट्रू वैल्यू के पास नहीं है. और अगर हम यहां पे ले लें आंसर बी, स्टूडेंट बी के आंसर्स की बात कर ले, तो यहां पे देखिए जो इनकी जो एवरेज है वो किसके पास है, ट्रू वैल्यू के पास है 10.5, 10.5. इट इज एक्यूरेट. एक्यूरेट में हमने क्या करना है, एक्यूरेसी में क्या करना है, ओनली एवरेज देखनी है. क्या ये क्लोजनेस है, तो डेफिनेटली देयर क्लोजनेस भी है जहां पे 0.3, 0.4, 0.5, देयर क्लोजनेस इज देयर. तो दिस इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज. तो डी के आंसर चेक करें, तो देखो ये 10.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो ये पास तो है नहीं वैल्यूज. अगर पास नहीं है तो इट इज नॉट नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि इनका जो एवरेज है वो भी ट्रू वैल्यू के पास नहीं है. वो 10.5 है, ये 10.6 है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं मानी जाएगी. तो ये आपके सामने था. एक्यूरेसी में हम एवरेज देखते हैं. अगर एवरेज ट्रू वैल्यू के पास आ जाए, जब ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो हम उसे बोलते हैं एक्यूरेट. और अगर वैल्यूज पास है तो उसे बोलते हैं प्रिसाइज. और अगर दोनों हो जाए, वैल्यू भी पास है, मेजरमेंट्स की जो डिफरेंट मेजरमेंट्स की जो वैल्यू वो भी पास है, और उनकी एवरेज भी किसके पास है, ट्रू वैल्यू के पास है, तो वो एक्यूरेट भी होगी और प्रिसाइज भी होगी. सो दिस इज ए डिस्कशन. आई होप कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ आ चुकी होगी. अगला क्वेश्चन हम लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स. Now let us take the next question, significant figures. तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी बोर्ड पे सीखेंगे. क्या है एक्टिविटी, देखिए हमारे पास 2 बीकर्स हैं, और इन दोनों बीकर्स को आपने जो है, इसके ऊपर एक छोटी सी स्केल भी लगी है, आपको दिख रही होगी, ध्यान से देखें इस स्केल को. और यहाँ पे इस बीकर में आपने यहाँ तक आपने पानी इसमें भरा हुआ है. कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, वाटर, इथेनॉल, डाई इथाइल ईथर, कोई भी ले सकते हैं. आपने पानी ले लिया जहां तक पानी भरा हुआ है. इस बीकर में भी यहां तक पानी रखा हुआ है. अब हमारा काम क्या है, एक्टिविटी क्या है, कि हमने पता करना है कि इस बीकर में कितना पानी डाला हुआ है, और इस बीकर में कितना पानी डाला हुआ है ये भी पता करना है. तो चलिए इस बीकर में पहले पता कर लें कितना पानी है. तो 1, ये देखो 0 से 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 1 पॉइंट. अभी यहाँ पे हमें थोड़ा गैस लगाना पड़ेगा. 2 से थोड़ा कम है, 1 से थोड़ा ऊपर है, तो ये 1.5 यहाँ तक होगा लगभग, अगर इसका एवरेज लेने पर.
तो ये 6 सही है। थोड़ा सा यहाँ पे 1 पॉइंट हम ऐसे कह सकते हैं 8 लिख सकते हैं। जब 1 पॉइंट कुछ बचे 9 भी लिखेंगे, जब 1 पॉइंट कुछ बचे हो सकता है 7 लिख दें। तो क्या है यहाँ पे ये जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट जो है दिस इज अ सर्टेन डिजिट, दिस इज अ फिक्स्ड डिजिट। और जो सेकंड डिजिट आपको यहाँ पे दिख रहा है 8 9 7, जो जहां पे हम गेस करके लिख रहे हैं, इट इज अ डाउटफुल डिजिट, दिस इज अ डाउटफुल डिजिट, दिस इज अ डाउटफुल डिजिट। अब क्यों डाउटफुल है? क्योंकि स्केल जो है वो हमें इतनी अच्छी नहीं दी गई है, हम अपने गेस वर्क लगा रहे हैं। 1 तो सभी ने लिखना है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा वो तो सभी लिखेंगे। ये तो फिक्स डिजिट है, ये सर्टेन है, इसकी वैल्यू फिक्स है। लेकिन जो अगला डिजिट है उसमें हम गेस वर्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज डाउटफुल डिजिट। अब इस बीकर की बात करें तो इसमें कितना पानी हमने रखा है वो हम निकालने जा रहे हैं। 1 पॉइंट, देखिए 1 पॉइंट तो है, 2 से कम है, लेकिन यहाँ पे स्केल के अंदर एक स्केल दी गई है, ये अच्छी स्केल है, ये इससे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। दिस इज 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 आ गया, तो 1.4 तो आएगा। ये 1.4 तो आंसर है ही है। 1.1, 2, 3, 4 और 5 के बीच में आ रहा है। नो, 1.4 इज द डेफिनेट फिक्स्ड, ये दो डिजिट डेफिनेट है। लेकिन तीसरा डिजिट जो 4 और 5 के बीच में, जी हमें गैस लगाना पड़ेगा। इट इज डाउटफुल डिजिट। कुछ बच्चे इसको 7 बोल सकते हैं, 1.4 कुछ बच्चे इसको 8 बोल सकते हैं, 1.46 बोल सकते हैं। तो क्या है, ये दो डिजिट यहाँ पे फिक्स है इस स्केल में। इसमें 1.4 तो सभी लिखेंगे, लेकिन 1.1, 2, 3, 4। लेकिन अगला डिजिट जो हम गैस लगा रहे हैं वो जहां पे 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो ये 4 पॉइंट कुछ इसको 6 पढ़ेंगे, कुछ 7, कुछ 8 पढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपने अपने कैलिबर के ऊपर। लेकिन स्केल में तीसरा डिजिट पढ़ने की हमें जो है वो इसमें नहीं रखा गया। तीसरा डिजिट हम अपने गैस वर्क से बना रहे हैं, इसलिए दीज आर द टू सर्टेन डिजिट्स एंड दिस इज द लास्ट डाउटफुल डिजिट। सो दिस इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हुआ सिग्निफिकेंट फिगर? सम ऑफ सर्टेन डिजिट्स, सम ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, 1 डाउटफुल डिजिट। वो कौन सा होगा? लास्ट वाला। दिस इज हियर, दिस इज डाउटफुल, 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 लास्ट वाला। यहाँ पे लास्ट वाले जो डिजिट है ये डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है? क्योंकि स्केल ही ऐसी दी गई है, हमें अपना गैस वर्क लगा के ही आंसर लिखना पड़ रहा है। तो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हुआ है, सर्टेन डिजिट्स काउंट करने हैं कितने हैं और डाउटफुल भी अंदर ले लेना है, और कुल मिला के जितने भी डिजिट्स बनेंगे उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे इसकी बात करें तो एक सर्टेन डिजिट है और एक डाउटफुल, तो 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर इज 2। इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इन सभी नंबर में 3-3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, यहाँ पे सर्टेन डिजिट्स 2 है और एक डाउटफुल है, सर्टेन डिजिट्स 2 और एक डाउटफुल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे टोटल मिला के 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर बड़ा आसान, हमने क्या सीख लिया? सम ऑफ प्लस सम ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। अभी सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छी तरह से सीखने के लिए हमारे पास है कुछ रूल्स, उन रूल्स की बात कर लेते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल्स देखते हैं। नाउ सी रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर। तो पहला रूल क्या आएगा? ऑल द नॉन जीरो digits are significant। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई एक नंबर लिखते हैं और उसमें निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 1.123, तो जहां पे डेसिमल को काउंट नहीं करना है, बाकी डिजिट्स काउंट करें। 1, 2, 3, 4, तो 4 आ गया। 1.7283, तो यहाँ पे काउंट करें डिजिट्स को। 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। 6, 2.3479, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आ गया। इसमें हमने कहीं भी जीरो नहीं लिया होगी। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स, और आप डेसिमल को काउंट नहीं करना है, डिजिट्स काउंट करना है, जितना नंबर आएगा वही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो दिस इज रूल नंबर 1, क्वाइट सिंपल। Let us take rule number 2. तो रूल 2 है
all the zeros between non-zero digits are significant. They are significant. मतलब अगर जीरो कहाँ रखा गया है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में रखे गए हैं तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे. कैसे देखो, जैसे आ गया नंबर और इधर लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर. कैसे देखो 1.002. तो ये जो डिजिट्स है, ये जीरो जो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो इनको काउंट करना है. तो 1 2 3 4, दीज आर द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 1.808057. तो जीरो है बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स तो इनको काउंट करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 78.00905. Just count the digits 1 2 3 4 5 6 7. So there are 7. तो इस तरीके से हम रूल नंबर सेकंड भी सीख चुके हैं कि अगर जीरो कहाँ रखा गया, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में रखा गया है तो दे आर टू बी सिग्निफिकेंट. उनको अपने गिनना है, उनको अपने लिखना है साथ में. अब चलते हैं रूल नंबर थर्ड के पास. रूल थर्ड है zeros. Rule third, all the zeros written to the left of first non-zero digit, first non-zero digits, they are not significant. They are not significant. मतलब वो सारे जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में रखेंगे उनको आपने वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उनको अपने काउंटिंग में लेके नहीं आना है. वो जीरो सिर्फ पॉइंट की चाहे डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मान लो मेरे पास आ गया नंबर और इधर लिख लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. नंबर आ गया 0.001 लाइक दिस. आप देखो ये जीरो जो है ये आ गया हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. इसके जो हमारे लेफ्ट पे डिजिट रखे हैं, नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट पे रखे गए हैं वो काउंट में नहीं लेने हैं. वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. क्या कोई ऐसी स्केल है क्या जो पॉइंट के बाद पहले जीरो पड़े फिर एक और जीरो पड़े? ऐसी कोई स्केल होती ही नहीं. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने डेसिमल को काउंट नहीं करना है. और जहां पे 1 ओनली 1. नेक्स्ट आप ले सकते हैं 0.001234. जस्ट सी, दिस इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन दिस नंबर. ये पहला नॉन जीरो डिजिट है. इसके जो लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे उनको काउंट नहीं करना है. तो 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. देन यू हैव 0.007058. Now see 0 point. This is the first non-zero digit. इनको तो काउंट नहीं करना है, लेकिन जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो डिजिट्स उनको काउंट करना है. रूल नंबर सेकंड आपने पढ़ा है. तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1 2 3 4. देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर. तो आई थिंक ये रूल भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 के पास. तो रूल नंबर 4 क्या है वो देख लेते हैं. Rule number 4. All the zeros placed to the right of decimal point are significant. वो सिग्निफिकेंट होंगे. जैसे यहाँ पे नंबर आ गया 1.00, तो ये कोई नंबर आ गया मेरे पास और ये आ गया उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखिए ये नंबर है, ये नंबर क्या है? दिस नंबर इज एंडिंग विद 0 एंड zeros आर टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट. तो दे आर टू बी टेकन इन द काउंटिंग. तो कितने? 1 2 3. 1.000. तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4. 1.0, how many? 2.
देखिए इनमें क्या फर्क है, आप इनको क्यों काउंटिंग में ले रहे हैं। ऐसे आपको लगेगा कि ये सारे आंसर तो 1 ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये 1.0 का मतलब है जो स्केल है वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट्स को पकड़ती है। ये जो स्केल है ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को पकड़ रही है। ये स्केल है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स को पकड़ रही है। जैसे हमने पहले शुरू में ही 2 बीकर लिए थे, एक बीकर में, फर्स्ट बीकर में डेसिमल के बाद पहला एक ही डिजिट्स उसमें हम पढ़ सकते थे, और दूसरे बीकर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हमने वहां पे स्टडी किए थे। 2 डिजिट्स तक वो स्केल काम करती थी। तो इसमें स्केल का डिफरेंस है कि कौन सी स्केल कितनी अच्छी है। जैसे ये नंबर आ जाए 48.000, तो वो नंबर जिसमें 0 डेसिमल के राइट पे रखे गए हैं और वो सारे आपने सिग्निफिकेंट मानने हैं और उनको काउंट करना है। तो हाउ मेनी significant figures are there? 1 2 3 4 5, there are 5 significant figures. It's very simple. और हम एक अच्छी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ना है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 11.0, तो इसको, इस नंबर को आप निकाल सकते हैं मीटर स्केल की हेल्प से। मीटर स्केल जो है वो 3 डिजिट्स तक काम कर सकती है। मान लो ये किसी एक रूम की लेंथ है उसको निकाल रहे हैं, तो वो स्केल ऐसे काम कर रही है कि 11.0 का आंसर दे रही है। दूसरी स्केल है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, उसमें आप 0 और 0 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिख रहे हैं क्योंकि वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पढ़ सकता है। तो वर्नियर कैलिपर, ये फिजिक्स में आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर। और तीसरी डिजिट है स्क्रू गॉज, वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक लेके आप चल सकते हैं। 5 टोटल 5 डिजिट्स आर देयर, तो स्क्रू गॉज। तो अब देखो इसमें क्या है, अलग अलग स्केल है हमारे पास, तीनों स्केल फिजिक्स में आप देखेंगे, फिजिक्स की लैब में आपको मिल जाएंगी, वहां पे भी स्टडी कर सकते हैं आप लोग। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 3 हियर, 1 2 3 4 हियर 5। तो बीच में यहाँ पे 11.0 है, 11.00, 11.0। तो ये हमारे पास स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कोई भी नंबर जिस नंबर में 0 राइट टू द डेसिमल पॉइंट होंगे वो आपने उस नंबर में वो 0 काउंट करने हैं। और अब है हमारे पास रूल नंबर 5, और लास्ट रूल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है, लेकिन फिर भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको समझ आ जाएगा। रूल नंबर 5 इज इफ ए नंबर एंड्स विद 0। रूल नंबर 4 को और 5 को थोड़ा डिफरेंस में लेके आना है। इफ ए नंबर एंड्स विद 0 and zeros, and these zeros are not present to the right of decimal point, then these zeros may or may not be significant। तब ये 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 100508, और सिंपल नंबर लेते हैं 10500 लाइक दिस। नो सी दिस नंबर इज एंडिंग विद 0, और ये 0 डेसिमल कहीं भी नहीं है। अब इन 0 को आप काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर हम काउंट करते हैं, इस 0 को काउंट करते हैं, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1 2 3 4 5। और अगर हम इसको काउंट नहीं करते तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4। इसको भी काउंट नहीं करेंगे तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? लेफ्ट 3। इस नंबर में 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, और ये हमारे पास एक एम्बिग्युइटी बनी। इसको सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए आप लोगों को एक नई टर्म सीखनी पड़ेगी, वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो हम सीखते हैं इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना। तो चलिए नेक्स्ट सीखते हैं व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी नंबर आप ले लो, उसको इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन।
और यहां पे अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एन, एन इज ए नंबर विथ सिंगल नॉन जीरो डिजिट n is a number with single non-zero digit to the left of decimal point. To the left of decimal point. ये n आ गया. अभी सीखते हैं क्या चीज है, थोड़ा ढंग से सीख लेते हैं. और स्मॉल n क्या चीज है? स्मॉल n is an integer. Integer mean it can be 0, it can be plus, it can be minus. जैसे मान लो हम बात कर लें, एक नंबर है 1.73 इंटू 10 की पावर 3. तो क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है, उसको देख लेते हैं. तो देख लो, ये n आ गया, दिस इज n, इट इज ए नंबर, ये नंबर आ गया पूरा. लेकिन इस नंबर में डेसिमल के लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो है 1 इज ए नॉन जीरो डिजिट. इट इज इन साइंटिफिक नोटेशन. और n3 आ गया, इंटीजर है, ठीक है. अगर मैं ऐसे एक और एग्जांपल ले लू 2.789 इंटू 10 की पावर -4 कर दूं सपोज, ऐसे करके. तो क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है? यस, बिकॉज ये n है कंप्लीट, दिस इज n. और ये नंबर जो देखें तो इस नंबर में डेसिमल के लेफ्ट पे एक डिजिट है और वो नॉन जीरो डिजिट है, तो यस इट इज इन साइंटिफिक नोटेशन. और अगर हम बात करें सपोज करिए 12.78 इंटू 10 की पावर 3, तो क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है? तो ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. कारण इसमें n जो है वो इस पूरी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. हमें इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है. वो कैसे करना है? हमें डेसिमल को मूव करना है. डेसिमल को मूव कहां करना है? हमें यहां पे डेसिमल लगाना है 1.278 इंटू 10 की पावर 3, राइट. तो डेसिमल को मैंने यहां पे कहां मूव किया? लेफ्ट मूव किया. लेफ्ट में कितना मूव किया? एक डिजिट मूव किया, तो जहां पे 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी. अभी आपने इस नंबर को साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर लिया. क्यों? क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट पे एक ही नॉन जीरो डिजिट है. आप डेसिमल को अगर लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो पावर आपकी पॉजिटिव में आएगी, और अगर उल्टा मूव करते हैं तो पावर आपकी नेगेटिव आएगी. जैसे मैं करूं 123.76 इंटू 10 की पावर 2. अब हमें क्या करना है? इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है. यहाँ पे 1 के आगे पॉइंट लगाना है राइट पे. तो कैसे आना? 1.2376 इंटू 10 की पावर 2. नो, ये नंबर साइंटिफिक फॉर्म में बन चुका है, लेकिन हमें 10 की पावर देखनी कितनी आएगी. तो हमने डेसिमल को कहां मूव किया? लेफ्ट में मूव किया, तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी. तो 1 और 2, 10 की पावर 2 पहले थी, 2 और आएगी 4, 10 की पावर 4 आ जाएगी. ऐसे अगर करें 1.278.93 इंटू 10 की पावर 3, तो आप देखो क्या ये नंबर साइंटिफिक फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि n जो है वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. हमने डेसिमल को उठा के जहां पे लेके आना है. तो 1.27893 इंटू 10 की पावर 3. तो यहाँ पे हमारे पास देख लें डेसिमल को कितने डिजिट आपने लेफ्ट में मूव किया? 1 2 3. तो 3 मतलब 10 की पावर 3 पहले थी, 3 जी आ गई तो 6 आ जाएगा आंसर ऐसे. लेकिन अगर नंबर ऐसे हो 0.0123, क्या ये साइंटिफिक फॉर्म में है? ये नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 10 की पावर भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो डेसिमल के लेफ्ट पे नॉन जीरो डिजिट भी नहीं है, 0 है. नॉन जीरो होना चाहिए लेफ्ट पे. वी कैन राइट 10 की पावर 0, लेकिन हमें ये नंबर n की फॉर्म में नहीं मिला है. इसे हम डेसिमल को मूव करेंगे कैसे? इधर मूव करना है 1.23 इंटू 10 की पावर. देख लेते हैं कितनी आती है. तो देखो ये साइंटिफिक फॉर्म में बन चुका है. n आ चुका है. जहां पे डेसिमल के लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो डेसिमल को मूव किया राइट साइड. जब राइट साइड मूव करेंगे तो आएगी 10 की पावर माइनस में आएगी वो. तो 1 2 2 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर -2. ऐसे अगर आप एक नंबर और ले लो 0.000127 क्या ये साइंटिफिक फॉर्म में है? ये नहीं है.
पॉइंट जहां पे हमें पॉइंट को उठा के 1 के आगे रखना है इधर, तो 1.278 इंटू 10 की पावर चेक करें कितनी आती है, 1 2 3 4 डिजिट मूव किया आपने इसको, तो यहाँ पे आ गया -4। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है तो पावर डेफिनेटली माइनस में आनी है, और जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो पावर प्लस में आनी है, और जो जहां पे पावर आएगी उसमें उसको ऐड कर देना है। इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या है वो, n इंटू 10 की पावर n। व्हाट इज n? एक नंबर है जिसमें लेफ्ट पे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट आपने लेके आना है। कुछ नंबर ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में होते हैं, कुछ नंबर साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, हमने उनको साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। तो उनको लाने के लिए मैंने प्रोसीजर बता दिया। डेसिमल को लेफ्ट में मूव करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आती है, और अगर राइट में मूव करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आती है। ये आपने साइंटिफिक फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन को सीख लिया। अब इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन हमने करने हैं, वो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। तो जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 0.030। अब इसमें हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हुए हैं, जैसे हम पहले अगर कहें तो इसमें हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और 2। क्यों? क्योंकि जीरो जो बिफोर द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। अगर इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो कैसे लिखना है मुझे, 3.0, मतलब इस डेसिमल को मुझे मूव करना है। अब देखो लेफ्ट के डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ n इंटू यहां पे करें तो जीरो डेसिमल मैंने कितने डिजिट मूव किया, 1 2। कहां किया, राइट साइड किया। राइट साइड करने पे 10 की पावर माइनस में आनी है, तो कितने, -2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाना आपका। तो हमारे पास n इंटू 10 की पावर ये आ गया n। फिर व्हाट इज n? n इज 3.0। डेसिमल के लेफ्ट में एक ही नॉन जीरो डिजिट है, और 10 की पावर n इज इंटीजर -2। सो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है। क्यों? क्योंकि 10 की पावर जो n होती है ना, इसको आपने सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो हमने इस स्टेटमेंट में क्या सीखा कि जब किसी नंबर को आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज n इंटू 10 की पावर n, तो जब उसके हमने सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं तो सिर्फ ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है यही आप कंसीडर करेंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इस पार्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये चीज आपने याद रखनी है। और जैसे मान लो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन था कि एक नंबर जो है इफ इट इज एंडिंग विद जीरोज, और ये जीरो जो है राइट टू द डेसिमल पॉइंट पे नहीं है, तो ये काउंट करने हैं या नहीं करने, ये एम्बिग्युइटी है। क्योंकि इस नंबर में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर भी हैं, 4 भी और 3 भी हैं, वो हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखने पे सीख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं नंबर 1। अब इस नंबर को मैं अगर ऐसे करूं, दैट इज अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 1.0 दिस इज 1.0500 इंटू 10 की पावर 1 2 कितना, यहाँ पे मान लो जहां पे डेसिमल है हमने उसको मूव किया 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस नंबर को हम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आना है। आप चेक कर लो, यहाँ पे 1 2 3 4 4, तो ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1.050 इंटू 10 की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आता है। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आपको बताया हुआ कि ओनली न्यूमेरिकल पार्ट n पार्ट से डिसाइड होगा। 10 की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकालते हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने थे 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और तीसरा अगर हम ले लें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10 की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तभी यही आंसर आना है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हुए, n के अंदर 1 2 3, तीनों साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं तो n इंटू 10 की पावर n में लिखेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें डिसाइड होंगे। और जो नंबर, कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर था जो 0 के साथ एंड हो रहा था, और इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर कितने लिखेंगे, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे नहीं पूछते जनरली कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर पूछते हैं तो आपका आंसर होगा इसमें 5 भी हो सकते हैं,
5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको किस तरीके की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस हम साइंटिफिक कंडीशन से हमने सॉल्व कर लिए हैं। रिलेटेड टू दिस डिस्कशन, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की डिस्कशन काफी डिटेल में हमने अभी थोड़ी पढ़ी भी है, और इसके साथ जुड़े हुए बड़े सारे क्वेश्चंस अभी हम पढ़ने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डिस्कशन, और जो अगला पार्ट आएगा उसको भी हम जहां पे लेंगे। लेकिन उस अगला पार्ट सीखने के लिए, मतलब न्यूमेरिकल्स ऑन सिग्निफिकेंट फिगर में के ऊपर सीखने के लिए आपको बने रहना है मेरे साथ, मेरे चैनल पे। टिल देन, ओके, बाय।